हेलो। तो आज हम समझेंगे साइंस में ह्यूमन आई के बारे में, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुक से लेसन दिया गया है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, साथ ही साथ आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को। यहाँ हम आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में साथ साथ समझाएंगे, बाइलिंगुअल मीडियम से, और कोशिश करेंगे कि आपको इस चीज़ को गहराई से समझ में आ जाए। हर एक टॉपिक को पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगी, फिर पीडीएफ भी दिखाऊंगी, पढ़ते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, जिससे कि आप किसी एमसीक्यूज़ पर डिपेंडेंट ना रहें, आपको कॉन्सेप्ट की गहराई समझ में आ जाए और आप खुद से क्वेश्चन बना लें। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड आईसीएस एग्ज़ाम्स या सीबीएसई एग्ज़ाम्स या किसी हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, आपको मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूँगी। ये कॉमन कॉन्सेप्ट हैं जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये किसी स्टेट वाइज के लिए लिमिटेड नहीं है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अभी पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमारी ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक भाग है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं जो इमेज बनाने में, यानी हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर बनती है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। अब दिखने में ये कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं जो सहायक होते हैं, ये हमारे आइज़ के सभी कंपोनेंट हैं, भाग हैं। ठीक है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं, ये जो आपको ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये आगे का। ठीक है, ये है आपका कॉर्निया। कॉर्निया ये वाइट कलर का होता है, जिसमें वाटर भरा होता है, जो आगे से वाइट वाइट भाग दिखता है, ये कॉर्निया है। ठीक है, इसी में जब चोट लग जाती है तो धब्बे पड़ जाते हैं रेड कलर की, या अगर कभी समर में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो इसमें यहाँ पे एक स्पॉट पड़ जाते हैं रेड लाइट के, ब्लड क्लॉटिंग जैसे लगने लगती है, ये कॉर्निया के भाग में होते हैं। इसके पीछे जब आते हैं तो यहाँ पे ये प्यूपिल मतलब होता है पुतली। ये पुतली है। पुतली वही है जिससे जो ब्लैक कलर की होती है और उससे होकर प्रकाश हमारी आँखों के अंदर जाता है। उसके पीछे आते हैं तो ये हमारा लेंस है, आप देख ही रहे हैं। ये लेंस वही है जो नॉर्मल लेंस, हम कांच का लेंस देखते हैं डेली लाइफ में, ऐसे ही हमारी आँखों में मांसपेशियों का बना लेंस होता है, पारदर्शी। यही हमारी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है उनको सही जगह पे फोकस करता है, हमारे कॉर्निया पे, जिससे वस्तु का हम सही प्रतिबिंब देख पाते हैं। नीचे इसके पीछे आते हैं तो ये हमारी मांसपेशियाँ हैं, जिनको दिख रहा है, ये लिखा है मस्कल्स टू मूव आई, यानी आँख को लेफ़्ट और राइट जब हम घुमाते हैं, ये पेशियाँ हैं, ये सहायक होती हैं। इस भाग को इधर ले जाते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में घूम जाते हैं, इधर लाते हैं राइट साइड में घूम जाता है। इसके पीछे आते हैं तो ये है रेटिना। ये वही रेटिना है जहाँ पे हमारा किसी भी वस्तु आने वाली प्रकाश की किरणें जब मिलती हैं और वहाँ पे इसकी प्रतिबिंब, उसकी इमेज बनाती हैं, इसी भाग पे, इसको रेटिना कहते हैं। और रेटिना में भी वो भाग जहाँ पे एग्जैक्टली वस्तु फोकस होती है, जहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है, ये कहा जाता है फोविया। ये भाग है यहाँ पे, समझे। अगर यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब पड़ेगा तो नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे होगा तो नहीं दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे होगा तो नहीं दिखाई पड़ेगी, एग्जैक्टली यहीं पे होना चाहिए। इसीलिए इसको हिंदी में पीत बिंदु या इंग्लिश में फोविया कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये मांसपेशियाँ सारी हैं, इनको कहते हैं ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व का मतलब होता है प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। इनको संवेदी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रिक पल्स यानी एक करंट जैसे जनरेट करती हैं। वही करंट ये यहाँ से माइंड तक ले जाती हैं। उसमें ये बताती हैं माइंड को कि कोई वस्तु हमने किस तरीके की देखी, उसका आकार कैसा, रंग कैसा है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल हमारी नर्व हैं और ये जिस भाग से होकर इस मस्तिष्क में मिलती हैं, इस भाग को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्यों कह रहे हैं? अंधकार यहाँ पे, अर्थात प्रकाश तो इस पूरे रेटिना पे हर जगह पड़ता है। यहाँ पे रेटिना बना ही होता है प्रकाशिक नर्व से, सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है प्रकाशिक नर्व से, लेकिन इस भाग पे नर्व नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस भाग से होकर के मस्तिष्क को जाकर मिलती है, तो यहाँ पर प्रकाश पड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझे। यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा, इनके प्रकाश जिस वस्तु से आ रहा है उसको पढ़कर उसके बारे में जानकारी लेकर ये सभी किरणें इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करती हैं और ये माइंड तक ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर प्रकाश पड़ता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। और इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति की जो लेंस गड़बड़ हो जाता है, ये कभी गलत डायरेक्शन में फोकस हो जाता है, तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाए तो उसको दिखाई नहीं पड़ती, वस्तु बिल्कुल अंधा हो जाता है। समझ रहे हो, जिसको अंधा व्यक्ति कहते हैं। ऑप्टिकल नर्व मैंने बता दिया, ये ऑप्टिकल नर्व है। आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी पुतली के बिल्कुल बीच में काला काला भाग होता है। वही काला भाग जो अंधेरे में जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो आंखें बहुत बड़ी कर देता है, और जब उजाले में देखते हैं तो छोटी कर देता है। यही हमारी आइरिस कहलाता है। ये तो हो गया डायग्राम। अब थोड़ा इसको हम डिटेलिंग में समझ लेते हैं। किससे? हम पीडीएफ से इसको समझ लेते हैं थोड़ा डिटेलिंग में, इससे समझ में आए। ये एक और डायग्राम आप देख सकते हैं,
ये इसमें पूरा वही बताया गया। सामने ये आई को देखिए आप, और इसके नीचे इसका डायग्राम देखिए, समझ जाएंगे पुतली क्या है, आइरिस क्या है, स्क्लेरा क्या है, आईलिड क्या है। प्यूपिल का मतलब ये बड़ी वाली पुतली है, और आइरिस का मतलब ये होता है इसके बाहर जो तुमको हल्का हल्का काला भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, मेन प्रकाश हमारे इस प्यूपिल यानी पुतली से होकर अंदर जाता है, क्योंकि ये काला भाग है। अगर आगे देखें इसके स्टार्टिंग में लेसन शुरू कहाँ से होता है, तो देखिए यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे लेसन में क्या कहा गया है। हम आपको हर एक शब्द का अर्थ बताने की कोशिश करेंगे, बस पढ़ना आपको भी थोड़ा फटाफट देखेंगे, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमने इसको समझा दिया। ये आपने देखा पहले ही, हमने आपको बता दिया। अभी ये क्या है, ये है हमारा अभी देखा मैं डायग्राम, ये है उसका डायग्राम। किसका डायग्राम, ये नेत्र का डायग्राम अभी देखा ना आपने, ये नेत्र का डायग्राम है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए बाहर से दृढ़ अपारदर्शी से प्रदान से देखा रहता है दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल क्या है, ये कह सकते हैं सॉलिड पार्ट, जिसके अंदर पूरी आँख रहती है, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। अगर इसके आगे देखें तो, अगर इसके हम आगे देखें, एक सेकेंड ज़रा हम इसको मर्ज कर लेते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है कॉर्निया, गोले के सामने का भाग, गोले के सामने का भाग जो पारदर्शी होता है, उभरा होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। मैंने बताया ये वाला भाग, ठीक है। फिर इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ये झिल्ली इसको दिख रही है आपको, ये वाली झिल्ली, इसके पीछे रंगीन झिल्ली होती है, प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। अच्छा, ये कहा गया कि रंगीन झिल्ली होती है, वाइट झिल्ली नहीं है, ट्रांसपेरेंट रंगीन झिल्ली है। क्यों, क्योंकि प्रकाश आपने सुना होगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम के अनुसार चमकदार सतह पर प्रकाश गिरेगा तो उसी जगह से वापस लौट जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए रंगीन झिल्ली बनाई जाएंगी, यानी किसी न किसी डार्क कलर की होंगी, जिससे प्रकाश इससे अंदर होकर अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं आइरिस। इस पर्दे के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। इन्हीं आइरिस के बीच में, ये जो आइरिस आपको दिख रही हैं, इनके बीच में, एक सेकंड, ये आपकी ये है, सॉरी ये है आइरिस, और इसके बीच में ये छोटा सा छेद आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे, इसको कहते हैं पुतली। इसको पुतली कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पुतली ही एक तरीके का छेद है। जब ये छेद बड़ा हो जाएगा तो इससे प्रकाश ज़्यादा अंदर जाएगा, छोटा हो जाएगा तो प्रकाश कम अंदर जाएगा। छोटा बड़ा करने का काम कौन करेगा, ये जो आसपास आपको पीछे लगी दिख रही हैं, ये सिकुड़ जाएंगी तो वो छेद छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश जाएगा, फैल जाएंगे तो छेद बड़ा हो जाएगा। समझे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। अभी देखो आगे लिखा है, इस पर्दे की पुतली की विशेषता होती है कि अति प्रकाश में अपने आप छोटी बड़ी हो जाती है और अपने आप जो है क्या कर लेती है, देखिए प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर जाता है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, बताया अभी हमने आपको, ये आपका नेत्र लेंस है, ठीक। और ये नेत्र लेंस से काम क्या करेगा, यही तो वो पार्ट है ना, यही वो पार्ट है जो कई परतों से मिलकर बना होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर हम ये एक लेंस यहाँ पर बना लें, ऐसे नहीं, अगर हम लेंस यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, अगर हम ऐसे करके एक लेंस बना लें, ऐसे करके, तो अगर आप देखें इसके बीच से एक रेखा ऊपर जाती है तो ये पूरी वक्रता त्रिज्या है इसकी, आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो कह रहा है ये पीछे की जो फोकस दूरी होती है, ये पीछे वाली, ये थोड़ी छोटी होती है ये वाली, और ये अपेक्षाकृत बड़ी होती है। कारण क्या है, ये कारण भी समझेंगे। देखिए ये छोटी होगी तो ये यहाँ से निकलने वाली किरणों को यहाँ पे फोकस करेगी, ठीक। जितनी ये छोटी होगी तो वस्तु किरणें बहुत कम दूर तक जा पाएंगी और यहीं पे फोकस हो जाएगी। अगर ये दूरी कम होकर ऐसी हो जाए तो क्या होगी, ये दूर तक जाएंगी किरणें और रेटिना से पीछे जाकर फोकस होंगी, जिससे वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इनकी फोकस दूरी कम होती है, लेकिन आगे से आने वाली फोकस दूरी, ये कहते नहीं, सॉरी, इसको कह रहे हैं कि आगे से आने वाली वस्तुओं की फोकस दूरी, एक सेकेंड, कह रहे हैं आगे से आने वाली वस्तुओं की जो फोकस दूरी होती है ऐसे, ठीक। ये अगर लेंस बनाए तो इधर से ये फोकस दूरी ज़्यादा है, एक सेकेंड, नहीं, रुको, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, एक बार फिर से इसको देखिए ये जो इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहाँ पे, ये वाला पार्ट, जस्ट अ मिनट, देखिए इसमें कह रहा है ये वाला पार्ट, ये कई परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, पिछले भाग की वक्रता छोटी और अगले भाग की बड़ी होती है, ये वाला वक्रता छोटी होती है। इसको बताने का मतलब क्या है, तो इसको बताने का मतलब देखिए सिर्फ इतना सा है, अगर हम आगे भाग की पिछले भाग की वक्रता से पिछले भाग को हम ऐसे करके मुड़ा के बनाएंगे, ठीक, और पिछले अगले भाग को थोड़ा कम हम घुमाएंगे। अभी देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, आप देख रहे हैं, ये भाग थोड़ा ज़्यादा उभरा है, ये कम उभरा है।
कारण क्या है? देखो यहाँ पे अगर कोई वस्तु है और यहाँ से किरणें चलती हैं तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये बिंदु रेटिना पर मिलती हैं, जिससे हमें प्रकाश की किरणें से वस्तु दिखाई पड़ती है, उसका प्रतिबिंब बनता है। अब अगर ये ज़्यादा उभरा होगा तो यहाँ पे जो लेंस के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा पास पास होंगे और किरणों को निकलने में टाइम लगेगा वहाँ से, यानी ये अपने मार्ग से हटती नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं अपने मार्ग से भटक जाती हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट नहीं जा पाती हैं और बहुत कम दूरी तय कर पाती हैं, इसीलिए बिल्कुल पास में प्रतिबिंब एग्जैक्ट रेटिना पे बना देता है। यहाँ पतला क्यों रखा गया? पतला रखा गया अर्थात ये क्या है, अब ये किरणें बहुत दूर तक जा सकती हैं आसानी से। तो ये कब बनता है? क्योंकि वस्तु तो दूर ही होगी, है ना, इधर वस्तु होती है, वस्तु दूरी होगी, तो दूर से आने वाली किरणें बहुत दूर तक आ सकती हैं। अगर छोटा बनाएंगे तो ये किरणें बहुत दूर तक जा ही नहीं पाएंगी, है ना, दूर से आने वाली किरणों को ये किरणें ले ही नहीं पाएगी, इसीलिए इसको हम थोड़ा पतला बनाते हैं ताकि ये किरणें अगर दूर भी वस्तु रखी है, यहाँ अनंत पर, यहाँ बहुत दूर अगर अनंत पर रखी है यहाँ पर कहीं, तो वहाँ से आकर भी किरणें आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएँ, लंबी दूरी तय कर सकें, मेन बात ये, समझे। और यहाँ से परावर्तित होने के पश्चात फिर एग्जैक्ट रेटिना, क्योंकि रेटिना तो कहीं यहाँ पर ही होता है, अभी मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रेटिना होता है, तो यहीं पे फोकस हो सके। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो हम बताना चाह रहे हैं कि क्यों दर्पण के पीछे भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और आगे भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। अब जरा आगे देखिए क्या लिखा है, कई परतों से मिलकर बना होता है जिसमें अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा माध्य अपवर्तनांक लगभग 0.444 होता है। ये क्या कहने का मतलब है कि ये जो लेंस है भाई हमारा, लेंस हमारी कई परतों से मिलकर बना होता है, कई परतें इसमें होती हैं, और कह रहा है अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है, ये बाहरी वाला जो कांच का सिरा होगा इसका अपवर्तनांक कुछ कम होगा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ये कहें हम क्यों रहे हैं, अपवर्तनांक क्यों कम क्यों ज़्यादा होगा? अपवर्तन का मतलब ही है कि प्रकाश किरणें निकलने पर अपने मार्ग से बिल्कुल सीधी ना जा पाए, उनके मार्ग में रुकावट डाल दें और अपने मार्ग से भटक जाएँ, विक्षेपित हो जाएँ, हट जाएँ, इसे कहते हैं अपवर्तित होना। समझ रहे हैं? तो अब ये किस केस में ज़्यादा हो सकता है? अगर हम तीनों का अपवर्तनांक एक जैसा रखेंगे तो वो किरणें आसानी से दूर तक निकल जाएंगी और जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ फोकस नहीं हो पाएंगे, तो हम इन सब का कम करते जाते हैं। जैसे पहले वाले का थोड़ा कम है तो इसमें आसानी से प्रवेश कर गई, ठीक है, हर अंदर तक प्रवेश कर जाएंगे। मैंने बताया अगर किसी भी लेंस का अपवर्तनांक अगर कम है तो मतलब उसमें से किरणें होकर आसानी से निकल सकती हैं, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर किरणों की हमने मोटा कर रखा है, अगर हमने किरणों को थोड़ा मोटा कर रखा है या उनके मार्ग में हमने बाधा डाल दी या हमने लेंस को मोटा कर दिया है, अगर हम लेंस को मोटा कर देंगे इस तरीके से कई बनाएंगे इसके अंदर, तो अगर जितना इसका अपवर्तनांक थोड़ा कम है तो आसानी से प्रवेश कर गई, इसका फिर थोड़ा और कम है, इसका ज़्यादा बनेगा, इसका ज़्यादा होगा तो अब ये बाहर कम विक्षेपित हो जाएगी, जो किरण आ रही है ये किरण अब ये बाहर कम विक्षेपित हो जाएगी, अब इसी की ओर झुकती चली जाएगी, इसका थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, अब ये बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाएगी। समझ रहे हैं? अगर इसका अपवर्तनांक हम ज़्यादा कम लेते तो क्या होता, ये किरण इसके अंदर आती ही नहीं, बाहर निकल जाती। समझ रहे हैं? यानी हमें किरण प्रकाश किरण को रोकना है, इसमें बाहर नहीं निकलना है, और रोकना है यानी उसके मार्ग से हमें भटकाना है, तो इसके लिए इनका अपवर्तनांक हमको बढ़ाते रहना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई? एक बात और इसमें बताई जा रही है कि ये जो लेंस के अलावा यहाँ पे एक द्रव भरा हुआ, ये दिख रहा होगा आपको, द्रव भरा है, एक ये द्रव भरा जो कांच द्रव कहते हैं, इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है ये लेंस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, कम होता है इस लेंस की अपेक्षा। कम क्यों होगा? अरे भाई यहाँ वही बात मैंने बताया ना, कम होगा तभी तो किरणें अंदर तक जाएंगी, अगर ज़्यादा होगा तो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी किरणें, समझे, इसीलिए इनका अपवर्तनांक कम होता है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं, इसमें बनता कैसे है डायग्राम, या कोई भी वस्तु हमको दिखाई कैसे पड़ती है उसको समझना है। तो देखिए, इसमें अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ती है तब माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। माध्य अपवर्तनांक का मतलब अगर सभी लेंसेज का देखा जाए जितने हमने बनाए थे उनमें सभी का मिला के एक औसत अपवर्तनांक 1.44 होता है इस लेंस का। फिर लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है, हमने बताया अभी आपको, ठीक है, ये मांसपेशियाँ इधर उधर से हैं, इनके बीच में टिका है और इन्हीं के माध्यम से लेंस की क्षमता या तो ये ऐसे फॉर्म में हो जाता है, तो ऐसे हो जाएगा, या कभी ये बहुत पतला हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, या कभी ये ऐसे हो जाएगा,
तो ये डिपेंड कर रहा है जो इसके आसपास ये पेशी लगी हैं, ये जैसे इसको अगर ये ढीली छोड़ देंगे, इसको ये बिल्कुल ढीली छोड़ देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे खींच लेंगी तो ये कैसा बन जाएगा, खुद ही सोचो। देखो ये सिरा अगर खींच लेंगे तो क्या होगा, ये बाहर को उभर जाएगा ऐसा। इस सिरे को भी पकड़ के खींच लेंगे तो ये भी बाहर को ऐसे उभर जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। यानी ये जो मांसपेशियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं का काम है इस लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक कर इसको अवतल या उत्तल लेंस बनाना। डिपेंड करता है वस्तु कहाँ से आ रही। अगर दूर वस्तु रखी उसको देखने के लिए तो इसको अवतल लेंस बना देंगी, यानी इसकी फोकस दूरी बढ़ा देंगी। समझ रहे हो, अवतल लेंस मैंने बताया ये वाला, ये फोकस दूरी इसकी बढ़ा देंगी। और अगर कहीं पास से वस्तु आ रही है तो उसकी फोकस दूरी कम करने के लिए उसको हम ऐसे कर देंगे। तो ये क्या करेंगी, ये टाइट करके खींच लेंगी। इस जो लेंस बना है इसको जब खींच लेंगी, भाई ये बना था, अभी मैंने बताया ये बना है, इसको पकड़ के खींच लेंगी, इसको पकड़ के खींच लेंगी तो ये ऐसे फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इससे होगा क्या, अब ये फोकस दूरी कम हो गई। अब यहाँ से जो वस्तु करने आ रही है ये बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, यहीं से परावर्तित हो जाएंगे, यहाँ से परावर्तित हो जाएंगे, ये भी बहुत आगे तक नहीं निकल पाएंगे, यहीं पे जाकर फोकस हो जाएंगी। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको पूरा डिटेल अच्छे से समझा दिया जाए। अभी आगे देखते हैं इसके सारे पार्ट का काम क्या क्या है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। मैंने बताया था ये अंदर भरा होता है कांच द्रव। इसे इसका अपवर्तनांक भी 1.336 लगभग होता है। जितना इसका होता है कांच इस वाले द्रव का, उतना इसका होता है। और ये कांच के लेंस के अपवर्तनांक से कम ही रहेगा, ध्यान रहे, ठीक है। अब द्रवपटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, मैंने बताया था। ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये है इसकी क्या है, ये कोरोइड है। कोरोइड ये काले रंग की होती है। और जब प्रकाश इस पारदर्शी माध्यम के माध्यम से, लेंस के माध्यम से पड़ता है, यहाँ पे कॉर्निया के माध्यम से, सॉरी, तो ये प्रकाश, भाई ये ऊपर वाला सीधा तो पारदर्शी है, ठीक। पारदर्शी चीज़ों से क्या होता है, प्रकाश अधिकांश वापस लौट जाएगा, लेकिन ये काले वाले भाग से ये तुरंत सेंसिटिव हो जाता है और ये बचे खुचे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ऐसे अंदर ले लेता है ताकि ये बाहर ना जाने पाए। ये वाला प्रकाश यहाँ से बाहर से जैसे बाहर ना जाने पाए, ये अंदर हो जाए, इसलिए अंदर की ओर ले लेता है, ठीक। तो इसीलिए इसको कोराइड कहते हैं, क्योंकि आपको पता है काला रंग प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होता है। भाई काला रंग जब पहन के जाते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। सोलर कुकर वगैरह होते हैं, इनकी तले को काला क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सके, प्रकाश अधिक आ सके, इसीलिए ये काला भाग अधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश अधिक बाहर ना जाने पाए। और जब प्रकाश पर्याप्त मात्रा में अंतर आएगा तभी तो किरणों से प्रकाश बन पाएगा, है ना, तभी तो वो किरणें रेटिना पर जाएंगी और प्रतिबिंब बनाएंगी। फिर ये नीचे का भाग हमारा, देखो यही हमने बताया था आपको, ये है हमारा रेटिना। रेटिना क्या है, यहाँ पे सारी ये प्रकाश की कोशिकाएं बनी हुई हैं और इन कोशिकाओं से मिलकर ये हमारा बनता है रेटिना, ठीक। इसी रेटिना कह सकते हैं प्रकाश कोशिकाओं का एक समूह होता है। ये प्रकाश कोशिकाएं संवेदी होती हैं, प्रकाश से संवेदी होती हैं, अर्थात जैसे इन पर प्रकाश पड़ता है, मैंने बताया आपको, तो ये वस्तु का रंग, आकार, आकृति कैसी है तुरंत डिटेक्ट करके उसको एक करंट के रूप में एक सिग्नल बनाती हैं और वो सिग्नल यहाँ से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। क्योंकि ये जहाँ से होकर जा रही हैं, यहाँ पे कोई प्रकाश किरणें नहीं है, ध्यान रहे, प्रकाश कोशिकाएं ये सब यहाँ जगह पे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसको अंध बिंदु कहते हैं। क्योंकि जहाँ प्रकाश की कोशिकाएं नहीं है तो प्रकाश की किरणें को पहचान नहीं पाएंगी, अर्थात वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे, समझे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको अंध बिंदु कहते हैं। और जब कभी किसी व्यक्ति का लेंस में कुछ गड़बड़ आ जाता है, उसका प्रकाश यहाँ बनने के बजाय यहाँ बन जाता है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल अंधा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये पीत बिंदु क्यों कह रहा है, एग्जैक्टली लेंस से होकर निकलने वाली किरणों को जहाँ प्रकाश का किरण बनाना चाहिए, ये वही बिंदु है। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको पीत बिंदु कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। और ये प्रकाश दे रहा है, ये यहाँ सिग्नल लेके मस्तिष्क के पास जा रही है और मस्तिष्क देखेगा उसको कि हाँ उस तरीके की चीज़ हमने कहीं देखी है, उसका सीधा डायग्राम बनाएगा। एक चीज़ और, यहाँ से वस्तु हम सीधी देखते हैं, उसका डायग्राम हमें उल्टा दिखाई पड़ता है यहाँ पे, लेकिन ये मस्तिष्क उस वस्तु का आकार, रंग, आकृति के अनुसार डिसाइड करता है कि वो वस्तु कैसी है और फिर उसको सीधा दिखाता है हमें, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे ये सब यही लिखा हुआ है जो भी हमने बताया आपको, अंध बिंदु कहते हैं। नहीं तो से देखना कैसे होता है, इसमें मैंने बताया आपको कि किसी वस्तु से चलने वाली के प्रकाश किरणें कॉर्निया पर पड़ती हैं, ठीक। कॉर्निया यानी इस पर सबसे पहले पड़ेंगी, फिर उसके बाद अपवर्तित होकर नेत्र के लेंस में प्रवेश करेंगी,
नेत्र के लेंस में प्रवेश करेंगी तो डिपेंड करे, ये जो बीच में पुतली है, जो छेद बना हुआ है, ये देखेगी कि प्रकाश है कितनी तीव्रता का। अगर अधिक तीव्रता का है तो छोटी हो जाएंगी ये कोशिकाएँ जो आसपास लगी हैं, ये बिल्कुल पास में आ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, छेद कम हो जाएगा, प्रकाश कम जा पाएगा, तो जिससे हम अंधे होने से बच जाएंगे और लिमिटेड मात्रा में प्रकाश जाकर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। वो वस्तु हमको अगर अधिक प्रकाश में भी तो भी दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन वहीं अगर बहुत अंधेरे की कोई वस्तु हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ढीली पड़ जाती हैं कोशिकाएं, जिससे ये छेद बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जाएगा, उस वस्तु का सही प्रतिबिंब बनाकर हमें दिखाएंगी वहाँ पर। तो इसे कहते हैं। अब थोड़ा नेत्र की समझन क्षमता ये लिखा है, ये क्या होता है। तो आप देख रहे हैं, जब नेत्र अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है, नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस हो जाती है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अब ये क्या है, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं तथा उस बिंदु को जहाँ से वो किरणें आ रही हैं, थोड़ा और इसको डिटेलिंग में समझते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं इसके नेक्स्ट पेज में क्या है। देखिए, इस नेक्स्ट पेज में यहाँ पे बता रहा है ऐसे कि मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं। जैसे देखो, ये है हमारे दूर बिंदु। दूर बिंदु अंत बिंदु का मतलब क्या है, मान लो ये वस्तु कोई बहुत दूर से आ रही है। वैसे दूर बिंदु कहाँ तक होता है, अनंत तक। अनंत का मतलब ये नहीं कि हम इनफाइनाइट लेवल तक देख सकेंगे, लेकिन एक लिमिटेड सीमा हमारी आँखें कहाँ तक देख सकती हैं। तो वो बिंदु जहाँ जिस दूरी तक रखी वस्तुओं को हमारी आँखें पर स्पष्ट रूप से देख सकती हैं, वो हमारा अनंत बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो मान लिया अनंत से किरणें होकर आ रही हैं। अब देखो, ये यहाँ से दर्पण से परावर्तित हुई। अब इनको क्या चाहिए, देख रहे होंगे आपकी इसने दूरी ज़्यादा तय की है, लेकिन यहाँ दूरी तय करने के लिए बहुत कम जगह है। तो अब क्या करना है, इनको तो यहीं पर फोकस होना है, ये रेटिना पर जहाँ आर लिखा हुआ, तभी तो प्रकाश का वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा हमें, भाई ये आगे वाला जो लेंस का आगे का भाग है इसको थोड़ा पतला कर देंगे, जिससे आसानी से किरणें दूर से आई हैं दूर तक चली जाएँ। लेकिन इस वाले भाग को थोड़ा मोटा कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब इनको हमें दूर तक नहीं भेजना, अब इनको थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पे फोकस करना है। समझे, तो ये तो स्पष्ट दूरी होती है, मतलब ये सामान्य स्थिति होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे। दूसरा निकट बिंदु क्या होता है, जब किरणें कोई पास के बिंदु से आ रही हैं, पास रखी कोई वस्तु है, अगर वहाँ से किरणें चल रही हैं, तो अब कॉमन सी बात है, पास से आ रही हैं तो ये भी बहुत अधिक दूरी नहीं तय कर पाएंगी। तो ये आगे वाला भाग भी, ये जो नेत्र का ये आगे वाला भाग है लेंस का, इसको भी थोड़ा फूलना होगा, मतलब फुला देंगे। ये तो उतना था ही, इसको भी फुला देंगे, जिससे ये पास से होकर यहाँ पे किरणें हैं यहाँ पे आएँ और यहाँ से परावर्तित होने के पश्चात वहीं पे बिंदु बना लें। तो ये होता है हमारा निकट बिंदु और ये है हमारा दूर बिंदु। दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक, और पास बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। एक मानक होता है, बाकी हर लोगों की नेत्र की क्षमता के अकॉर्डिंग ये उससे कम भी हो सकता है। ये एक मानक, एक औसत माना गया है, इतना होना चाहिए। और देखें आगे, तो ये फिलहाल है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। अब वही इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखें कि ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है जब नेत्र किसी वस्तु की समीप से देखता है, तो मांसपेशियाँ सिकुड़ कर नेत्र लेंस की तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती है। जैसे मैंने बताया ना, छोटी कर दी वक्रता त्रिज्या। अच्छा, अगर आपको वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखो कन्फ्यूज नहीं, ये पूरा वक्रता है। वक्रता क्या है, वक्रता हम क्यों कह रहे हैं, मान लो कि ये नेत्र लेंस एक गोला ही तो होता है, तो गोले में वक्रता त्रिज्या यही तो मानेंगे आप पूरे, जिसको व्यास बोलेंगे, है कि नहीं। तो अब अगर गोले को हमने लेंस फॉर्म में कर दिया है तो भी ये वक्रता त्रिज्या हो जाए, यानी व्यास। तो ये व्यास की दूरी है, और जब ये दूरी बढ़ गई तो ये क्या होगा, ये उत्तल लेंस बन गया, यानी फैल गया। और यही दूरी अगर बहुत कम रह गई, ऐसे हो गया, तो ये कैसा बन गया, और कम हो गया, थोड़ी ऐसे हो गई, अब तो बहुत कम हो गया, ये अवतल लेंस बन गया। समझ रहे हैं, तो ये है इसकी वक्रता त्रिज्या, और इन्हीं को हम इसको सी से डिनोट करते हैं। और यही है अधिक दूरी हो जाना या फिर कम दूरी हो जाना। ठीक, अभी आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। तो ये हम सब आपको बता चुके हैं। हाँ, एक ये पॉइंट है, नेत्र दंड और शंकु क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे जो नेत्र में हैं कुछ जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हमने आपको बताया था ऑप्टिक नर्व, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है नेत्र दंड टाइप की, यानी रॉड टाइप की, एक होती है शंकु यानी कोन टाइप की होती है। जो दंड टाइप की होती है, इनका काम क्या होता है, ये प्रकाश की अधिक तीव्रता की विपरीत सुग्राही होती है। यानी एक नेत्र रॉड है, अगर नेत्र की जो रॉड वाली कोशिकाएं हैं, अगर वो एक है तो वो कम प्रकाश को ले पाएगी, दो हैं अधिक, तीन है उससे अधिक, चार है उससे अधिक, यानी जितनी ज़्यादा प्रकाश की रॉड वाली कोशिकाएं होंगी, यानी कह सकते हैं रॉड शेप्ड नर्व्स होंगी, वो उतना ही ज़्यादा प्रकाश अपने अंदर सेंसिटिव कर सकती हैं। और
ऐसे ही अगर शंख की बात करें तो ये रंग के प्रति इफेक्टिव होती हैं, यानी अगर कोई चीज़ रंगीन कलर्ड की है तो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना, अलग अलग कलरों में देख पाना, ये हमारी शंख वाली कोशिकाएँ ऐसे करके होती हैं, ये बताती हैं। और ये दंड वाली कोशिकाएँ ये लंबी लंबी ऐसी होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, ये लिखा हुआ है फैक्ट, आप समझ सकते हैं। मुर्गे की आँख की रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता की सुगराई होती है। यही कारण है कि मुर्गा दिन का सूर्य प्रकाश दिन का आरंभ होते ही पहले जग जाता है और शाम को सूर्यास्त होते ही सो जाता है। इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो दंडाकार सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे, इनका काम क्या है? ये प्रकाश के प्रति सुग्राही होंगी। अगर एक सिर्फ कोशिका है तो क्या करेगी? कम प्रकाश को एब्जॉर्व कर पाएगी। एक और है, और अधिक प्रकाश को, एक और है, एक और प्रकाश को, और प्रकाश को। ऐसे अगर बहुत सारी दंड कोशिकाएं हैं तो क्या मिलेगी? कुल मिलाकर बहुत अधिक प्रकाश के प्रति संवेदक। यानी अगर अधिक मात्रा में प्रकाश आ रहा है, बहुत तीव्रता का, एकदम हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तब ये सारी एक्टिवेटेड हो जाएंगी कोशिकाएं, और तब हम उतनी, कह सकते हैं, उस अवस्था में भी हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसको एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सूर्य की ओर देखा जाए तो बहुत से लोग कहेंगे कि आंखें मतलब दिखाई नहीं देती हैं, आंखें नहीं देखना पड़े, दिखाई नहीं पड़ेगा, धुंधले हो जाएंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने, यहाँ मॉर्निंग के टाइम जब उसकी तीव्रता कम होती है, हालांकि सामान्य से अधिक तब भी होती है, लेकिन उस समय अगर देखने की कोशिश करें तो देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? जितनी ज़्यादा प्रकाश कोशिकाएं, प्रकाश की रॉड वाली कोशिकाएं होंगी, दंड वाली कोशिकाएं, उतना ज़्यादा प्रकाश अपने अंदर समाहित कर लेंगे, आसानी से हम वस्तु को देख पाएंगे। तो ये काम कौन करता है? ये दंड कोशिकाएं करती हैं। मुर्गे में क्या होता है? उनके में सिर्फ एक ही दंड कोशिका होती है, एक होगी तो बहुत कम मात्रा में प्रकाश को लिख पाएगी ना, उससे अधिक नहीं। यही कारण है कि मॉर्निंग के समय, वही ब्रह्म मुहूर्त में, जब थोड़ा सा बहुत हल्का सा उजाला होने की कोशिश करता है, तो इस रॉड के माध्यम से ये इतना ही प्रकाश अपने अंदर ले जा सकती है। समझ रहे हो? तो मुर्गे के अनुसार उसको लगता है कि जब इतना लाइट उसकी बॉडी में जा रही है, उसकी आंखों में जा रही है, उसके अनुसार दिन की शुरुआत तभी हो चुकी है, और इसीलिए वो जग जाता है मॉर्निंग में। और ऐसे ही अगर शाम के समय सूर्यास्त जब होगा तो क्या होगा? तो इसकी जितनी लाइट इसमें आ रही थी अब वो आनी बंद हो जाएगी, तो उसके अनुसार तो अब रात हो गई है। जबकि हमारे आँखों में इससे अधिक भी कोशिकाएं होती हैं, तो हम जानते हैं भले इस लाइट तक नहीं, लेकिन इस वाली कोशिका के लिए लाइट अभी पर्याप्त मात्रा में आ रही, इसके लिए आ रही, इसके लिए आ रही है। समझ रहे? तो यही कारण है कि मुर्गी को रात में कम दिखाई पड़ता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उसको सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है। ऐसे ही कुछ जीव जंतु होते हैं, आपने देखा होगा रात को जागरण करते हैं, जैसे ये उल्लू हो गया या ये चमगादड़ हो गए जो रात में जागते हैं। इनका कारण क्या? रात में कैसे देख पाते हैं? सिंपल, हमारे हिसाब से मुझे जो लग रहा है, इनकी बॉडी में, सॉरी, इनकी आँखों में कोई भी रॉड कोशिका नहीं होती होगी, क्योंकि प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। अब जब है ही नहीं तो प्रकाश जाएगा तो ये अंधे हो जाएंगे। प्रकाश मतलब एडजस्ट करने वाली कोशिकाएं जो प्रकाश को अपने में समाहित कर लेती हैं, वो ये रॉड कोशिकाएं, ये इसकी बॉडी में होंगी ही नहीं, इसकी आंखों में, तो वो नहीं देख पाता, वो सिर्फ अंधेरे में एक्टिवेटेड हो जाती हैं। ठीक है, आई थिंक इतना तो आपको आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है दूरदृष्टि दोष और ये निकट दृष्टि दोष। ये देखो, इतना ही मैंने वीडियो बनाया, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की, यही इतना लंबा हो गया 28 मिनट का। अभी कोशिश करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर आपका एक रैंडम तरीके से सर्च किया हुआ एक MCQs बनाएंगे। उसमें आपको इस पूरे चैप्टर से माइन्यूट क्वेश्चंस जो हम आपको बता रहे हैं, माइन्यूट चीज़ें, उनसे जोड़ के हम आपके लिए एक MCQ तैयार करके लाएंगे, और देखेंगे अगर आपने उनका सही उत्तर दे दिया तो कितना गहराई से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, और आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, कोशिश करेंगे जल्दी ही वो आ जाए। ठीक है, नमस्कार।